करें शुरू। देखो बहुत टाइम एग्जाम में ना जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा डीटी का, एक 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होता है और 5 हेड्स का कंबाइन क्वेश्चन हो सकता है या पीजीबीपी प्लस कोई और चैप्टर मर्ज करके, जैसे आपके स्क्रीन पे पेज नंबर 1.69 1.69 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये कहना कि ये सिर्फ पीजीबीपी का क्वेश्चन होता है, ये गलत है। पीजीबीपी डोमिनेटेड होता है और बाकी सारे और चैप्टर भी मर्ज होते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा कैसा होगा? 14 मार्क्स का कंपलसरी। एक दो तीन क्वेश्चन करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, बताता हूं आपको, ठीक है ना? क्योंकि सोचो 50 में से 14 नंबर कितना हो गया? अप्रॉक्स 30%। और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सब सही कर दिया तो 14 नंबर भी मिल सकते हैं। 12 नंबर तो हर किसी को लेना चाहिए, 10 से 12 नंबर तो सबको करना चाहिए। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता, एक पैटर्न आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हर क्वेश्चन पीएल अकाउंट के नहीं होंगे, कभी कभी रिसीट पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आज दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिख के नहीं सॉल्व करेंगे, यहां से ऑडिट कर लेंगे 2-3-4 क्वेश्चन और फिर आप उसको घर जाके, क्योंकि यहां लिख के करेंगे तो 1.5 घंटे में एक ही होगा, क्योंकि समझना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट का पोस्टमार्टम कर लेंगे, किताब से आंसर का ऑडिट कर लेंगे, लेकिन आप उसको जाके फिर एक बार घर पे करोगे, क्योंकि देखो ये आना कंपलसरी है, ये 14 मार्क्स आना कंपलसरी है। और इसको ना कोशिश करना है कि एमसीक्यू करने के बाद सबसे पहले इसी को करें। देखो अगर बड़े क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट करोगे ना, तो बाद में क्या होता है, टाइम कम बचता है, माइंड ब्लॉक हो चुका होता है, हाथ चलता नहीं। तो हाई वेटेज वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरी अगर एक आधी आ जाए ना, उसको लास्ट में करना, क्योंकि थ्योरी के लिए दिमाग बहुत लगाना नहीं पड़ता, बस हाथ चलाना होता है। लेकिन यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। तो जैसे ही एमसीक्यू हो जाए इनकम टैक्स वाला, आप सीधा इस क्वेश्चन पे आओ, बेशक 5 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिकल सही से कर दिया तो हो सकता है 14 में से 10, 11, 12 नंबर आप यहां पे गेन कर लो। लास्ट के लिए मत छोड़ना कभी भी, इसको होगा ही नहीं लास्ट में। बताइए ये कैसा क्वेश्चन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला। ठीक, सबसे पहले देखो एसएससी कौन है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे मेंटेन करता है या एक्रूवल पे, ये बहुत जरूरी है। देखो मिस्टर प्रमोद रेजिडेंट है, और ये तो आपको इंडिविजुअल का ही देगा, आपको मालूम है कंपनी का दे ही नहीं सकता। रिटेल ट्रेडर हैं, देखो उन्होंने यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। इन्होंने अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है जिसमें सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पैटर्न का क्वेश्चन है ये। ठीक,
नीचे देखिए, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और रेंट फ्रॉम फर्नीचर है। पढ़ लेते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। यहां पे सैलरी दिया हुआ है, रेट टैक्सेस दिए हुए हैं, एडमिन के कुछ खर्चे दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन दिया है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक, इतना पढ़ के हमें पता लग गया कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो इनकम ऐसी दी गई है जो हमारे बिजनेस की नहीं है। एक दिया गया है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और एक दिया गया है रेंट फ्रॉम फर्नीचर। बताइए, ये तो हमारा चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी और ये चला जाएगा अदर सोर्स में, क्योंकि फर्नीचर रेंट पे देना इनका बिजनेस नहीं है। ये तो रिटेल बिजनेसमैन है, ये फर्नीचर से कुछ रेंटल इनकम कमा लेते हैं। इतना समझ में आया सबको? देखो, पता है मुश्किल नहीं है। दिक्कत क्या होती है ना, कि जब आप घर जाके ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको अभी 30 से 35 मिनट चाहिए, लेकिन इतना पेशेंस हमारे अंदर होता नहीं कि हम घर जाके 30 मिनट 35 मिनट क्वेश्चन लगाएं, और ये करते नहीं बच्चे। तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है अगर आप घड़ी ना देख के करो तो प्रैक्टिस जब करें, ये क्वेश्चन तभी करिएगा जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन तभी करिएगा जब 3-4 घंटे आप बैठ पाए। हाँ, एग्जाम में जाके जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कम टाइम में कर लोगे, लेकिन अभी सोचोगे घर जाऊं 10 मिनट में ये बड़े क्वेश्चन हो जाएं, इम्पॉसिबल है। इसीलिए बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो करते ही नहीं, पेशेंस ही नहीं है, 2 घंटे बैठेंगे नहीं पीजीबीपी लेके। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में कोई जल्दीबाजी नहीं। अब देखो क्या कहता है। अब 14 नंबर का है तो लंबा क्वेश्चन होगा। देखो, ऑल सेल्स आर अकाउंट पे चेक और थ्रू, इन्होंने एक हिंट दिया है कि जितने हमारे सेल्स है ना, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होते हैं। बताइए ये ऐसा क्यों दिया है? कुछ दिमाग में आ रहा है कि अगर ये प्रेजेंटिव टैक्स फॉलो करते हैं ना तो 6% इनकम बनेगा इनका। आ रहा है समझ में ना? इसीलिए देखो, ठीक है, कितना है टर्नओवर, सॉरी सेल कितनी है, 70-80। ठीक है, अब देखो कोई बात नहीं, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया, आगे रिक्वायरमेंट देखेंगे उसके हिसाब से पता लगेगा। कहता है कि देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये ना चिर परिचित पॉइंट है। आप पीछे जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिमिलर लाइन आएगा, बहुत जगह आया होगा। तो देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू जो है ना, वो ओवर वैल्यू हो गया है 15 से और 20 से। सोचो जरा, जो ओपनिंग स्टॉक है वो एक्सपेंस साइड में आता है, डेबिट साइड में, और वो ओवर वैल्यूड हो गया है, मतलब खर्चा बढ़ गया है, तो प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे। ये याद रखिए, टैक्स का पॉइंट नहीं है, स्टॉक एडजस्टमेंट है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो चुका है, ओवर वैल्यू, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, तो माइनस करना होगा, है ना? तो ये प्योर स्टॉक एडजस्टमेंट है और ये आता है, फ्रीक्वेंटली आता है। चलिए, पॉइंट नंबर 3 देखो, और फिर एक बार ना एनालिसिस करना 3-4-5 क्वेश्चन करके कि सीए स्टैंडर्ड के लिए, जैसा सीए के बारे में कहा जाता है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन क्या बहुत टफ है? बिल्कुल भी नहीं है। अब जो नहीं पढ़ेगा यार, प्रोविजन नहीं क्लियर होंगे, वो कहां से करेगा? अब देखो 3rd पॉइंट, रेट एंड टैक्सेस। क्या पीएल में कोई रेट और टैक्सेस हैं? देखिए 24,000 का कहता है, रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी 5,000 पेड ऑन 1/5/2025। वेट, बताइए क्या जीएसटी 43B में आता है? अब आपने पढ़ा ही नहीं तो क्या क्वेश्चन करोगे यार? तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी नहीं आता। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स तो है। अब देखो, प्रॉब्लम देखो, ऐसे क्वेश्चन तभी करना है जब चीजें क्लियर हो, इसीलिए इसको मिक्स क्वेश्चन कहा जाता है। और बताइए, पीएल अकाउंट में डेबिट है, करंट ईयर की लायबिलिटी है, रिटर्न फाइल तक पे हो जाए तो अलाउड है। तो देखो, 1/5/25 को पे किया मतलब साल खत्म होने के बाद, लेकिन रिटर्न फाइल करने से पहले। तो बताइए ये अलाउ होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी 7,000 वर पेड ऑन 31/3/2025।
बताओ, म्युनिसिपल टैक्स तो इस चैप्टर का है ही नहीं ना, वो तो हाउस प्रॉपर्टी का है, तो पीजीबीपी से तो हटाएंगे इसको। ये ऊपर मेरे रेट एंड टैक्सेस में जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे, हटाएंगे वहां से। बोलिए आगे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कुछ है ऊपर, उसमें 25,000 क्या है, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड। अब बताइए, डोनेशन क्या बिजनेस एक्सपेंस होता है? याद करो, नेशनल चिल्ड्रन फंड पे हम डोनेशन देते हैं तो एटीजी मिलता है, इन्होंने पीएल में डेबिट कर रखा है, डिसअलाउ करेंगे। और ग्रॉस टोटल इनकम से जाके क्या क्लेम करेंगे, कितना, 100 विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक। एंड पेमेंट फॉर उस एडमिन के एक्सपेंस में ना देखो क्या जुड़ा हुआ, पेमेंट फॉर लैपटॉप परचेज ऑन 15/5/24 फॉर 60,000 थ्रू बैंक ट्रांसफर। एडमिन एक्सपेंस में ना दो चीजें जुड़ी हुई हैं, 25,000 डोनेशन और 60,000 लैपटॉप परचेज। यार लैपटॉप परचेज किया है, ये कैपिटल एक्सपेंस से पीएल में कैसे डेबिट होगा? इसके ऊपर तो 40% का डेप्रिसिएशन मिलता है, बोलो। तो लैपटॉप को ऐड करोगे और उस पर क्या क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन। तो यहां 25 और 60, 85,000 एडमिन में से क्या हो जाएगा, माइनस करोगे, और 60 पे क्या क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन। बोलिए कितना आसान है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऊपर दिया हुआ है, इंक्लूड 30,000 पेड इन कैश ऑन 1/9/2024। बताइए, क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एक्सपेंस डेबिट किया है? क्या उसकी पेमेंट हुई है? क्या वो पेमेंट सेम पार्टी को है? क्या 10,000 से ऊपर है? तो 48(3) में डिसअलाउ नहीं होना चाहिए, बोलो। अभी आपको याद होगा तभी कर पाओगे ना, बोलो क्या था 48(3)? एनी एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट इज मेड। तो देखो ट्रांसपोर्ट, अरे जीटीए तो टीडीएस वाला पॉइंट है ना, वो तो टीडीएस वाला पॉइंट हो गया। ये तो क्या कर, आप ये खर्चा पे कर रहे हो, टीडीएस काटोगे नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट अलग थी। आप तो एक्सपेंस अलाउ की बात करो ना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड 30,000 पेड इन कैश। आ रहा है समझ में? चलिए, क्या 48(3) में ट्रांसपोर्ट का कोई एक्सेप्शन था? 48(3) में वो टीडीएस में था कि आप टीडीएस पेमेंट करोगे तो इतने अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, बोलो। इसमें 48(3) में कहां था, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो। वो तो टीडीएस वाले में था या 48(3) में था? 48(3) में तो नहीं है। देखो निकालो 48(3), 1. 1.42। आओ जरा देखो, कहां है? बोलो। 10,000 की लिमिट थी किसके लिए, नॉर्मल के लिए, लेकिन आप किसको पेमेंट कर रहे हो, किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, और 35,000 तक का भी कैश पे कर देते हो, तो बताइए वो आपके लिए बिजनेस एक्सपेंस हो जाएगा। तो उसने 30,000 ही पे किया है, तो कोई पाप तो नहीं किया ना, क्लेम कर लें। तो ये छोटी छोटी बातें ना हमारे दिमाग में उस टाइम क्लिक करना चाहिए। आता है समझ में? तो 35 की लिमिट हो गई, उसने कितना पे किया, 30। तो बताइए उस पॉइंट में कोई एडजस्टमेंट? आज वो कौन सा पेज था, 1.69।
आए देखिए, ध्यान से देखो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड 30,000 पेड इन कैश। अब एक आधे बच्चे को डाउट आया, अरे ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपने जीटीए को ही तो पे किया होगा। भाई ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आपने कोई पेमेंट किया होगा, उसी को तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोलते हैं ना। उसमें 30,000 पे किया है कैश में। अब देखो ऑन फ्रंट देखे तो हम 10,000 से ऊपर सोच के हो सकता है इसको डिसअलाउ कर दे, लेकिन ये कहां पे आ गया? वो एक्सेप्शन में आ गया। हमने डिस्कस भी किया था कि इन लोगों को कैश वैश की जरूरत पड़ती है तो इनको थोड़ा कैश पेमेंट करनी पड़ती है। आ रहा है समझ में? ये आपसे कैश ही मांगेगा, क्योंकि जब सामान लेके जाएगा तो उसको डीजल भरवाना होता है रास्ते में, तो जनरली इस बिजनेस में ना कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए लिमिट बढ़ा दी कितनी? तो 30 की पेमेंट किया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। He incurred a loss of 8,000 on sale of, अब देखो ये बाहर दूसरे चैप्टर का आ गया। He incurred a loss of 8,000 on sale of equity shares on 10/2/25 which were purchased on 10/6/2000 और 10/2/25 को बेच दिया। कितने का लॉस कमाया? क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म लॉस है। किससे सेट ऑफ होगा? या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से या शॉर्ट टर्म से, दूसरे से तो हो नहीं सकता। तो अगर देखेंगे आगे चल के इस चैप्टर का कोई इनकम होगा तो सेट ऑफ करेंगे, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसको सेट ऑफ करने के लिए कैपिटल गेन चैप्टर की इनकम चाहिए। ये किसी दूसरे इनकम से तो होगा नहीं, तो नहीं तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इंक्लूड, पीएल में कोई डेप्रिसिएशन डेबिट है? यस, depreciation include 1200 as depreciation on trademark wrongly charged। गलती से ट्रेडमार्क पे कितना चार्ज कर लिया? कितना चार्ज करना चाहिए? 25% इंटेंजिबल एसेट पे। तो क्या करोगे? 10 और चार्ज कर लोगे, या तो इसको जोड़ लो पूरा 25 माइनस कर लो, या 10 एडिशनल और क्लेम कर लो। बोलिए। ट्रेडमार्क की वैल्यू दी गई है कहीं पे, तो अगर ये 15% 1200 है तो निकाल लोगे उसके बेसिस पे, है ना? निकाल सकते हैं। चलिए, he deposited 50,000 in PPF अकाउंट, है ना? एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000। ये दोनों एटीसी के आइटम है, बोलो। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना? यस सर, अगर आप 115 बीएससी में जाते हो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, तो आपको एटीसी से लेके एटीयू का डिडक्शन नहीं मिलता, बस वो मिलता है आपको 80JJ, वो सॉरी 80CCD 2 वाला। पढ़ेंगे हम लोग, अभी पढ़ा नहीं ही। अरे मैंने आपको अभी वो थोड़ी पढ़ा है बीएससी। ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 70,000 ऑन लोन अवेल्ड in financial year 1920 for the higher education of wife। बताइए, ATE हायर एजुकेशन 8 साल तक मिलता है। 19-20 में लिया था लोन, बताइए, तो अभी 8 साल तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको ये क्लिक करना चाहिए माइंड में। अगर क्लिक नहीं करता तो आप ये नहीं बोलोगे कि टीचर ने नहीं कराया या नहीं कराया। देखो हमें मेमोरी में आना चाहिए, वो आ जाता है एंड ऑफ द डे, हर बच्चे को आ जाता है जो पढ़ता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसने हर चीज पूछ लिया आपसे। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय प्रमोद फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही ऑप्टेड फॉर, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जा रहा है तो क्या होगा? कितना टैक्स आएगा? और अगर नहीं ऑप्ट करता तो कितना? और ही ऑप्ट टू कंप्यूट प्रिजम्पटिव में जाता है तो क्या होगा? इससे खूबसूरत क्वेश्चन नहीं हो सकता एक इंटर लेवल के बच्चे के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। उसने तीनों सेगमेंट आपसे पूछ लिए, लेकिन अब दिक्कत क्या है ना यार, ये गलत करते हैं। इसको पूछ दिया, अब इसको किसी भी तरीके से मुझे 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा अगर एग्जाम की बात करें, वो थोड़ा गलत हो जाता है। लेकिन क्या करोगे, कंपटीशन है। अगर आपको पूरा कंफर्ट दे देंगे तो बच्चे फेल कैसे होंगे? उनको तो कुछ सिलेक्टेड लोग चाहिए ना, तो टाइम इशू है। और कहता है बताओ
विच ऑप्शन इज एडवांटेजियस? तीनों को कंपेयर करके देखो, जहां टैक्स कम आएगा उसके लिए वही एडवांटेजियस है। आइए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले कौन सा वाला करते हैं? ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएसई, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं जाते हैं। एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, किसी को कहीं डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। देखो, एक काम करते हैं, इन्होंने तो गलत किया, ऐसे नहीं करेंगे हम सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में चलेंगे। हम सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी। बताइए, हाउस प्रॉपर्टी में आपको रेंट दिया हुआ है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? तो अगर उसने आपको रेंट दिया है तो मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी होगी। देखो यहां पे, सीधा यहां पे आ जाइए, एक एक चैप्टर शुरू कर लो। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? बताइए कितना रेंट दिया हुआ है? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया। वैसे जीएवी निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर देखना होता है, और एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड। डेटा कुछ भी नहीं दिया आपको, सिर्फ एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, तो हम एक्चुअल को ही क्या मान लेते हैं? बोलो जीएवी, बोलो। क्या म्युनिसिपल टैक्स है? कितना म्युनिसिपल टैक्स है? 7,000 माइनस कर ली, बोलो। एनएवी कितना? 1,73,000। म्युनिसिपल टैक्स उसी साल पे हो गया था, बोलो। ठीक है, चलिए। एनएवी कितना बच गया? 1 से सीधा यहां देखो, 30% ऑफ एनएवी ले लें। इंटरेस्ट कहीं दिया नहीं था बोरोड कैपिटल वाला, तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 21 हो गया। अच्छा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, कई सारे बच्चे एग्जाम में ना घबरा जाते हैं, पेपर देखते हैं। आपको लिख के दे रहा हूं, टैक्स का पेपर पहली बार में समझ में नहीं आएगा। और पेपरों की तरह जैसे क्वेश्चन उठाओगे ना, कोई रिपीटेशन नहीं होगा, सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही नहीं। घबराना नहीं है। पहली बार पढ़ोगे अजीब सा लगेगा, एक आधा क्वेश्चन समझ में आएगा। दोबारा जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा चीजें समझ में आएंगी। लेट्स स्टार्ट। क्या हम ये हाउस प्रॉपर्टी वाला नहीं उठा कर सकते? आप सोचो ही मत कि आगे कोई क्वेश्चन है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है और सारा हो जाएगा, लेकिन दिमाग में अगर सारा सोचते रहोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक एक पार्ट उठाइए, करते चलिए। बताइए, हाउस प्रॉपर्टी की ट्रीटमेंट हो गई, ये हम लोगों ने निकाल दिया, और ये आप में से सबको आता है ना? अब वो आपको याद नहीं है, वो धीरे धीरे जब रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए पीजीबीपी पे। सीधा चलिए क्रेडिट साइड में। नेट प्रॉफिट उठा लें पहले, 10,40,000 रुपया, इसी को बेस बनाना है। अब आ जाओ सीधा क्रेडिट साइड में और देखो कौन कौन सी इनकम यहां गलत आ गई है जिसको हमें हटाना है। एक एक साइड में इसलिए बोलता हूं ना कि कुछ छूट ना जाए, मिक्स मैच ना करें। बताइए, सेल्स तो बिल्कुल सही जगह है, क्लोजिंग स्टॉक सही जगह है, ये दोनों हट जाएंगे। वो आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, अभी जो जो आपको वैसे दिखाई दे रहा है ना उठा लो। पहले दोनों हटा दें यहां से, 180 और 120। 180 और 120 हटा देते हैं। देखो इन्होंने हटा दिया होगा, 180 और 120 कहीं भी हटाओ, उसके लिए कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं है कि आपको पहले क्या करना है। अब जैसे ही आपने दो हटा दिया, क्रेडिट साइड का काम खत्म हो गया। एक काम छोड़ के, स्टॉक एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20,000 से, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा, तो देखिए माइनस किया होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ये भी माइनस हो गया। जनता को कोई ऑब्जेक्शन? चलिए अब आ जाइए डेबिट साइड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब प्रॉफिट कम हो गया होगा। डेबिट साइड बढ़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट, तो जितना ओवर वैल्यूड है उससे हम क्या करें, ऐड कर दें। ये सबको समझ में आया? अब ना एक एक पॉइंट पढ़ते चलें और उसके ट्रीटमेंट करते चलें। बताइए, इसके उसके बाद क्या था हमारे पास? देखो, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स को बस बाहर करना है। तो देखिए इन्होंने म्युनिसिपल टैक्स यहां से 7,000 ऐड कर दिया होगा,
क्योंकि आपने पीएल में डेबिट किया है, आपने इसको पीजीबीपी का एक्सपेंस मान लिया है, जबकि ये कहां का है, अभी तो आपने वहां पे घटाया था, तो दो जगह थोड़ी घटा लोगे, तो यहां ऐड कर लो। बोलो। अब देखो, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड था, क्या डोनेशन बिजनेस एक्सपेंस होता है? कुछ डोनेशन लेकिन बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, बताइए कौन कौन से? साइंटिफिक रिसर्च वाला, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। बताओ, जो पीजीबीपी में थे वो तो थे ही, लेकिन ये तो एटीजी का आइटम है, ये पीएल में डेबिट कैसे हो गया है? गलत हो गया है, लेकिन आप डेबिट कर चुके हो तो उससे आपकी इनकम कम हो चुकी है, बढ़ा लीजिए। बोलो। मैं फिर बोल रहा हूं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक आधा पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा, क्या पता वो भी अच्छा खेल जाए, बाकी तो पहले कर लें। अब बताओ, परचेज ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप की कॉस्ट भी तो यहां डेबिट की गई थी, जबकि क्या डेबिट होना चाहिए था? डेप्रिसिएशन। तो 60,000 का लैपटॉप भी इन्होंने ऐड कर लिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन ये बाद में माइनस करेंगे निकाल के। क्लोजिंग स्टॉक हमने कर ही लिया। अब देखो, लैपटॉप पे कितना डेप्रिसिएशन? 20% कब होता? परचेज इसी साल है, पुट टू यूज इसी साल है, लेकिन अगर ये 3 अक्टूबर 2024 के बाद पुट टू यूज हुआ होता तो हम इस पे हाफ कर लेते। यहां फुल दे रहे हैं क्योंकि मई में शायद पुट टू यूज हो गया है। अब देखो, डेप्रिसिएशन वो वाला पेटेंट वाला 1200 आया है, कितना? 15%। हमें 10% और क्लेम करना है, मतलब टोटल 25% निकाल सकते हैं। अगर 1200 15% है तो बताइए 25 कितना होगा? 2000। ऑलरेडी कितना क्लेम कर चुके हो? तो 800 और क्लेम कर सकते हो। बेटा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, ये 800 एक बार प्लीज कैलकुलेट कर लें, मान लेना मेरी बात। देखो, पीजीपी एक ऐसा चैप्टर है ना कि जब ये खत्म हो तो उस दिन घर जाके ना रात को टूट पड़ो इस पे, 10 12 15 क्वेश्चन आप लगा लोगे ना। कौन? अच्छा, आप क्या कर रहे हो बेटा? जो पेपर में आना है, इसके तो नहीं आने के चांसेस ही नहीं है, तो घर जाके 7-8 क्वेश्चन कर लें, या जैसे मैं यहां नहीं टाइम मिला क्योंकि जीएसटी का भी मैंने दिया है करने के लिए, तो घर गए जितना हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन ही कर लो। आप खुद सोचो, देखो कितना बढ़िया प्लान बनाता हूं तुम लोगों के लिए। अभी एग्जाम आपका 5 महीने है अप्रॉक्स, 4 महीने मान लो, 4.5 मान लो, 4.25, 4.5 मान लो, और रोज एक एक क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का जो एग्जाम में आने वाले हैं मैंडेटरी। सोचिए कितने क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग? 100 क्वेश्चन, उससे बाहर थोड़ी पूछेगा। और जब ये सारे हो जाएंगे ना, तो पीछे और क्वेश्चन दिए हैं इसी किताब के लास्ट में, अपेंडिक्स बोल के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन दिए गए हैं। जब वो भी खत्म हो जाए ना, तो 50 नंबर के लिए बहुत है। फिर भी आपका मन नहीं मानता तो और लेके जाइएगा, मिल जाएंगे, दिए होंगे। कुछ कम कर दिए हैं मैंने, पहले 40 के करीब तक कितने हो गए, लास्ट में देखो कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, 32 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो देखो एक एक भी रोज कर लें तो हम देखो 30-32 दिन में सारा खत्म कर, लेकिन करें तो ठीक। देखो, आया समझ में? रेंट हम माइनस कर चुके हैं, फर्नीचर माइनस कर चुके हैं। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो माइनस करने वाली है, जो इंफॉर्मेशन था उसके हिसाब से हमने देखो पीजीबीपी की इनकम निकाल दी। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 8 लाख। लेकिन अभी यहां पढ़ने में समझ में आ रहा है, घर जाके इसको करना है। एक बार मान के कि एग्जाम में आ चुका है ये, आप मान लो कि आपके पेपर में आया हुआ, इसको सॉल्व करो। ठीक है, 8,02,000 आ गया। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमने निकाल रखी थी। अब बताओ, अदर सोर्स की भी कोई कैपिटल गेन की कोई इनकम है क्या? बोलो। कैपिटल गेन का लॉस है, इन्होंने उसको यहां ना दिखा के गलत किया है, इस सॉल्यूशन में ना दिखा के गलत किया है। चाहे वो ये सॉल्यूशन आपके इंस्टीट्यूट का ही क्यों ना है, प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उनको कैपिटल गेन का लॉस यहां लेके आना चाहिए था, सेट ऑफ नहीं करना चाहिए था, कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए था, क्योंकि यहां पे उस चैप्टर की कोई इनकम नहीं है। चलो मान लो यहां लेके नहीं भी आए
तो पीछे एक नोट जरूर डाल देना चाहिए था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फॉरवर्डेड टू कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर फॉर सेट ऑफ, क्योंकि करंट ईयर में इसकी हमारे पास कोई कैपिटल गेन की इनकम ही नहीं है। ब्लाइंडली किसी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर कमेंट करके जरूर आएंगे। देखो अब बताइए, क्या हम ग्रॉस टोटल इनकम निकाल सकते हैं? बताइए कितने हेड की इनकम आपको दी गई है? 3। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, ये सेम आएगा, सिर्फ डिडक्शन यहां पे नहीं क्लेम करा होगा, वहां पे कर लेगा। बाकी और कोई पॉइंट इसमें है नहीं जहां पे चेंज आएगा, देख लो। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम देखो 10,49,300। अब यहां देखना बड़ा आसान है, जब सॉल्व करोगे ना, जब कैलकुलेट होके आएगा तो आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे? आपने इसमें ऐड कर लिया हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ऐड कर लिया आपने पीजीबीपी की इनकम। कोशिश करिए सीक्वेंस में ही हो, जैसे इन्होंने पीजीबीपी की इनकम पहले निकाल दी, आप ऐसा मत करना। आप पहले हाउस प्रॉपर्टी की निकाल लेना इनकम, फिर पीजीबीपी, और फिर उसके बाद अदर सोर्स जो भी दिया, मतलब सीक्वेंस मेंटेन करे, अच्छा लगता है। 10,49,300, कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन में ना कुछ डिडक्शंस भी दिए हुए थे, आप सबको माइनस करो। एटीजी क्योंकि 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है, सीधा माइनस हो जाएगा। पीपीएफ है, एटीसी है, और इंटरेस्ट आपका एटीई है। टोटल इनकम आ गया। अब एटीई में मैक्सिमम लिमिट क्या होती है वो आपको याद होना चाहिए। एटीई की मैक्सिमम लिमिट कितनी? विदाउट लिमिट है 8 साल तक, है ना? तो ये सब याद रहेगा तभी हम कर पाएंगे। बताइए, तो 8,44,300 पे हम टैक्स निकाल सकते हैं, स्लैब रेट से टैक्स निकाल सकते हैं, बोलो पक्का? क्रॉस चेक कर लो, गलती होगी तो ठीक कर लेंगे। एक बार 8,44,300 पे टैक्स निकाल लो, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन ना कितने बच्चों ने पहले कर लिया था, जब मैंने कहा था कि घर पे जाके एक आधे कर सकते हो? देखो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था। जिन्होंने नहीं किया था प्लीज अब करिएगा। मान के चलो सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 14 नंबर का मिलने वाला है, मैंडेटरी में, वो भी, ठीक है? टैली है, निकल गया टैक्स। चलो एक काम करते हैं, मान लो ये प्रिजम्पटिव टैक्स फॉलो करता है, ये 44 एडी में जाना चाहता है। बताओ अगर ये 44 एडी में जाता है तो इसकी पीजीबीपी की इनकम कितनी आएगी? बिना आंसर देखे वैसे सोच के बताओ। देखो बताइए इसकी सेल्स कितनी है? उसका 6%। 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो जो सेल्स है ना वो सारा इसका बैंकिंग चैनल थ्रू पेमेंट आ रही है ना, वही हिंट दिया था इसका। तो 4,24,800 पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। पीजीबीपी में कोई अलाउंस डिसअलाउंस कुछ नहीं, ये तो पीजीबीपी की फाइनल इनकम बन जाती है। उस चैप्टर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं डीम टू बी अलाउड होते हैं, तो इसके अंदर हमें कुछ करने की जरूरत ही। तो 4,24,800 आ गया। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की तो इनकम निकालोगे, 1,21,100। अदर सोर्स तो निकालोगे, ये तो पीजीबीपी की इनकम बन गई ना। आप अदर सोर्स जो फर्नीचर का रेंट आ रहा है वो लोगे। देखो ग्रॉस टोटल इनकम सिर्फ 6,65,900, इसके ऊपर टैक्स निकाल लेंगे। बाद में देखेंगे कहां पे टैक्स कम आ रहा है, जो बेनिफिशियल है। बोलो पक्का? क्या कर रखा है? ऊपर देखो जरा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा बीएससी आ गया ना, अगर बीएससी आ गया तो 87 का रिबेट 7 लाख तक मिलता है। अगर 87 का रिबेट कितना मिलता है? 5 लाख पे। लेकिन अगर 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो ना, अब मेरे को सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा बेटा, फिर आप भूल जाओगे, कोई चीज सुनोगे नहीं, दिक्कत हो जाएगी। रिबेट की 2 लिमिट है। एक मैंने आपको 5 लाख वाला पढ़ाया है। बताइए आप इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो,
टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको हम 12,500 रुपए तक का रिबेट दे देते थे बेसिक टैक्स से। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जा रहे हो तो वहां टोटल इनकम की जो लिमिट है ना वो हो जाएगी 7 लाख तक। तो 44 एडीए में जो आपने इनकम निकाला है ना, देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, देखो कहता है कि टोटल इनकम कैलकुलेट करिए अगर वो 44 एडी में है और क्या ऑप्ट कर रहा है 115 बीएससी। 115 बीएससी में ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। तो बताइए 87A का रिबेट कहां तक मिलेगा? 7 लाख तक। और बंदे की टोटल इनकम कितनी आई है? तो बताइए सारा का सारा 87A के रिबेट के थ्रू नील हो जाएगा ना। जब सब कुछ पढ़ लोगे ना तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी आपको। बोलो तो देखिए 7 लाख तक का टोटल इनकम तो क्या मिल जाएगा इसको। और क्योंकि आप 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो तो चैप्टर 6 से तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपका जो ये है यही आपकी टोटल इनकम है। बोलो यही आपकी टोटल इनकम है। क्योंकि अगर आप 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जाते हो तो आपको एटीसी से लेके एटीयू का डिडक्शन नहीं मिलता। बोलो आता है समझ में? यहां तक कुछ पूछना है तो पूछो। पहले चैप्टर में फर्स्ट जब तुम अनूप सर को ढूंढ रहे थे और यहां क्लासेस चल रही थी, मैंने कहा था बैठ जाओ, मिल जाएंगे अनूप सर ना, हम तो पहले मिलेंगे। मजाक कर रहा हूं, चलो क्लियर है? अरे सब कर लोगे आप लोग, चिंता नहीं करो, अभी तो हम बैठे हैं ना, यहाँ पे हम बैठे हैं ना सब। सजाए मौत यार आपको थोड़ी बताएगा कि आपको 87A का रिबेट लेना है। वहां कहां बोला गया था कि नेशनल चिल्ड्रन फंड पे आपको एटीसी क्लेम करना है? वो तो आप वाह आज इससे कोई बात नहीं करेगा बेटा। ये वो थोड़ी आपको बताएगा कि ये तो आपको गेस करना है ना। यार बच्चे ने, मुझे नहीं पता ना, देखो है ना, ठीक है मैं बच्चा नहीं हूं लेकिन मेरी बातें तो सही हो सकती है ना। देखो एक बात बताओ 87A कौन क्लेम नहीं करेगा? अरे एक मिनट, अगर मैं एलिजिबल हूं, अगर मैं एलिजिबल हूं तो मैं क्यों नहीं ऑप्ट करूंगा? इससे तो मेरा टैक्स कम हो रहा है ना। हर कोई क्लेम करता है बेटा, ठीक है ना, हर कोई क्लेम करता है। उसने वो शायद इससे कंफ्यूज हो गया होगा कि आपने पूछा होगा कि डिफॉल्ट टैक्स स्कीम या अदर देन डिफॉल्ट, वहां पे आपकी चॉइस होती है, आप चाहे तो डिफॉल्ट में जाएं और चाहे तो ऑप्ट आउट कर लें। कुछ नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप डिफॉल्ट में चले जाएंगे। तो यहां क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि 87A आपको क्लेम करना है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। आपको चेक करना होगा कि हम 87A के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब मैं यहां एलिजिबल हूं ना, 7 लाख तक की टोटल इनकम है और क्योंकि मैं कौन सी स्कीम में हूं 115 बीएससी, तो वहां लिमिट कितनी है 7 की, तो मैं कर लूंगा। बोलो अरे चिंता नहीं करो, क्वेश्चन कर लो। अब 87A है, इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं खत्म कर लूंगा डीटी ना तो उसको एक बार रिवाइज भी करा लूंगा जो आप लोगों ने अर्ली बर्ड में किया था, क्योंकि उस टाइम आप थोड़ा कैजुअल तरीके से पढ़ रहे थे, तो कर लेंगे कवर, चिंता नहीं करो। बोली आता समझ में? तो इनकी टोटल इनकम 6 लाख, ये टैक्स तो नील हो जाएगा क्योंकि 7 के रेंज में आ रहा है। बोलो अच्छा कोई डाउट है तो पूछना, घर जाके करना है, सबकी कॉपी देखूंगा कल से मैं। तो कहां करोगे? चांद पे। तो क्योंकि अभी तक बता रहा हूं जितने बच्चे, अभी देखना, अभी मैं यहां से निकलूंगा ना 6 बजे, 3-4 बच्चे किताब लेके बैठे होंगे कि सर मुझे 3-4 क्वेश्चन ही समझा दो, समझ में नहीं आ रहा। आपको मैं करा रहा हूं, क्लास मैंने कराया नहीं आज तक कभी किसी को, सब खुद करने की चीजें हैं, आइडिया दे दिया कैसे करना है, तो प्लीज साथ साथ करते रहना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पता है बच्चों से होता क्यों नहीं है? वो टाइम निकालते हैं, शेड्यूल, टेक्स्ट रिवाइज करूंगा 1 घंटा शाम को। अरे पीजीपी 1 घंटे वाला टॉपिक नहीं है, ये पूरी रात वाला है, इसमें टाइम लगाना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक, तो देखो अब देखो पहला क्या कह रहा है, अब मैं साथ साथ आपको कुछ पढ़ाता भी चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में क्या है देखो, कंप्यूट इनकम एज पर 115 बीएससी। इस पूरे क्वेश्चन में ना 115 बीएससी का यूज कहीं नहीं है, सिर्फ एटीसी से लेके एटीयू तक।
लेकिन देखो जब यहां टैक्स निकालने जाओगे ना तो अब समझना ध्यान से नई चीज, नहीं तो घर जाके सोचोगे कि आज तो हमने कुछ नया पढ़ा ही नहीं। देखो आपने स्लैब रेट पढ़ा है ना, कितने स्लैब होते हैं? 3 स्लैब होते हैं, एनी अदर इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन अगर आप चुपचाप सुनना, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आते हो, कौन से रिजीम में? या 115 बीएसी, तो वहां सबके लिए एक ही स्लैब होता है, चाहे आप सुपर हो, सीनियर हो, चाहे आप एनी अदर हो। सारे इंडिविजुअल के लिए बेटा कितने स्लैब? सिर्फ एक स्लैब होंगे। आइए देखिए वो स्लैब कौन सा है, क्योंकि उस क्वेश्चन में उसके हिसाब से भी टैक्स निकालना है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब साथ साथ पढ़ाता हुआ चलूंगा। बताइए क्या आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जा रहे हो? तो चाहे आप कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, एनी अदर इंडिविजुअल हो, यहां सबके लिए एक ही स्लैब है। और देखो वो स्लैब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए, ये रहा पेज नंबर 7.13। 7.3। अब सीखते बाद में मत बोलना कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अब कहानी शुरू हो गई है। बताइए क्या आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जा रहे हो? 115 बीएसी। तो बेटा सिर्फ एक ही स्लैब है, मतलब अब आज से आपको ये स्लैब भी याद करना पड़ेगा। देखो वो जो आपने पढ़ा वो वैसा ही है अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाते हो, लेकिन डिफॉल्ट में आते हो तो ये स्लैब है सबके लिए, जितने भी इंडिविजुअल हैं सबके लिए। यहां 3 नहीं है, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, एनी अदर हो, सबके लिए यही है। 3 के ब्लॉक में चलेगा। 3 पे कुछ नहीं, अगले 3 पे 5, अगले 3 पे 10, अगले 3 पे, अगले 3 पे, उससे ऊपर जो होगा 30, 25 का नहीं है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। बताइए कौन सा रिजीम पढ़ रहे हैं हम लोग? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। उसमें ये स्लैब यूज करना है, मतलब आपको 4 स्लैब याद रखना है। 3 तो पुराने वाले और एक नया, अगर आप इस स्कीम में आते हो तो 3 लाख तक के टोटल इनकम पे कोई टैक्स नहीं। 3 से ऊपर 6 के बीच में 5%, 6 से ऊपर 9, 9 से ऊपर 12, 12 से ऊपर 15 और 15 से ऊपर 30%। बोलो, ये स्लैब है। लेकिन अगर कोई स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम, तो चाहे आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो चाहे ओल्ड वाले में हो, स्पेशल इनकम के ऊपर जो स्पेशल रेट है वो सेम है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20 और 12.5 ही होगा, 12.5 और 12.5 ही हो गया। अब तो वो डेट के आगे पीछे वाली बात है। तो जो स्पेशल रेट है वो दोनों जगह सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो स्लैब है ना, इनके लिए स्लैब अलग दिया हुआ है। बोलो, तो अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है तो हमें इसके हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा। चलिए आ जाए वापिस। मतलब मैंने डिफॉल्ट का आपको एक बार वो दे दिया, स्लैब रेट दे दिया। देखो तो फर्स्ट पार्ट में देखिए कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको यहां क्या नहीं मिलेगा, 80C से लेके 80U का। देखो ग्रॉस टोटल इनकम आप टैली कर लो, दोनों जगह सेम आएगा, क्योंकि इनकम कंप्यूटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं यहां दिया गया जो डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट में डिफरेंस क्रिएट करे। तो 1049,300 वहां भी आया था, यहां पे भी डिडक्शन क्यों नहीं दिया? अब पढ़ रहे हो आप लोग, 80C से लेके 80U का डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलता, वहां पे स्लैब में थोड़ा छूट मिल जाता है। तो देखिए इसकी टोटल इनकम कितनी आ गई, 1049,300। अब थोड़ा एक बार नए वाले स्लैब से टैक्स निकालो, देख के
करना है आप लोगों को अभी। तो टेली करो, ये सही आ रहा है कि नहीं? तीन तक कुछ भी नहीं, 3 से ऊपर 6 तक 5%, 6 से ऊपर 9 तक 10%, 9 से ऊपर 12 तक 15%, 12 से ऊपर 20 तक, नहीं सॉरी 12 से ऊपर 15 तक 20% और 15 से ऊपर 30%। 25 का तो कोई मतलब ही नहीं है। सही है? बोलो, चेक करो, सब लोग चेक कर लो। मान लो यहां 44 एडी वाली कहानी नहीं होती। 44 एडी वाली कहानी सिर्फ हमें डिफॉल्ट और अदर देन डिफॉल्ट चेक करना होता। बताओ टैक्स ज्यादा कहां आ रहा है? उस वाले में टैक्स आ रहा था, देखो 84,610, और यहां पे आ रहा है, प्लीज थोड़ा ना एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगाओ। वहां 80C से लेके 80U मिलने के बावजूद टैक्स ज्यादा आ रहा है, और यहां 80C से 80U ना मिलने के बाद भी टैक्स। क्यों? जबकि टोटल इनकम दोनों जगह, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम दोनों जगह सेम थी। क्यों? यहां स्लैब में आपको फायदा दिया हुआ है, यहां स्लैब में आपको फायदा दिया हुआ है। वहां 5 के बाद सीधा कहां जाता था? 20%। यहां 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो स्लैब कंसेशनल, इसको बोलते हैं कंसेशनल रेट। चेक कर लो दोनों, कंसेशनल रेट है ये। तो देखो वहां 80C से लेके 80U मिलने के बावजूद भी आपका टैक्स ज्यादा है, और यहां देखो, हाँ तो इन्होंने बहुत पहले कंफर्म कर दिया था। ठीक है, तो देखो सुनते तो नहीं तुम लोग, अगर अपने आप में लग जाते हो, देखो सारा बही खाता आज ही कर लेगा। देखिए, तो आज की डेट में ना ये बड़ा नॉनसेंस हो गया है। कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ना, छोटा क्लाइंट खास करके, तो दोनों में कंपेयर करना पड़ता है कि उसको किसको ऑप्ट करना चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मान लो रियल लाइफ में आ जाता, तो हमें ना देखना पड़ता कि भाई टैक्स कहां कम बन रहा है, और हम उसी स्कीम को ऑप्ट करते। बताइए, इन यहां तो 3 दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा ऑप्ट किया जाए? बताइए कौन सा ऑप्ट किया जाए? बताइए। सिंस टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम इन थर्ड, इट विल बेटर। आ रहा है समझ में? यहां तो टैक्स ही नहीं बन रहा। मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगाओगे सॉल्व करने में। फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, 1 घंटा भी लग जाए कोई इशू नहीं, बट आप एक सीए, क्या हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो मेरा काम क्वेश्चन कराना नहीं है, आपको कंफर्ट देना है। आप देखिए, आप सीए के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो, और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, पहला क्वेश्चन 14 नंबर का। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि उस टाइम उस एटमॉस्फेयर में, और एक नया सा क्वेश्चन पेपर हाथ में आ रहा है, एक आधे पॉइंट ऐसे होंगे जहां दिमाग में लगेगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अरे मान लो एक पॉइंट गलत हो गया, हमें कौन सा 100 में से 100 लाना है? बोलो, लाना है, तो फिर वो पॉइंट भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो मान लो हो भी गया, और 14 में से 12 नंबर भी किसी बच्चे के आते हैं, तो जस्टिफाइड है। आता है समझ में? तो देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, घर जाएंगे इसको करेंगे। दूसरा कैटेगरी पूछ, ये हो गया पीएल अकाउंट का, जहां नेट प्रॉफिट को बेस बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। कई सारे बच्चे ना, मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी ना यार, तो वही वाली बात है ना यार। देखो मैंने 115 बीएससी पढ़ा दिया आपको, मैंने सिर्फ स्लैब बताया, फिर आगे ऐसे ऑप्शन होगा तब तो लोग करने लग जाएंगे। नहीं ऑप्शन, कुछ केसेस में ऑप्शन है, कुछ केसेस में नहीं है, वहां पढ़ेंगे यार, है ना। आओ यहां फोकस करो। देखो इतनी जल्दी खत्म करा दोगे सिलेबस? आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चे ना दिमाग में सेट करके जाते हैं कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, नेट प्रॉफिट को बेस बनाऊंगा, और कुछ ना कुछ तो जोड़ दूंगा। देखो यहां नहीं है। अभी आ गया रिसीट पेमेंट, यहां वो बच्चा ढूंढ रहा है प्रॉफिट कहां गया। ये पीएल अकाउंट, ये दूसरी वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है। देखो रिसीट पेमेंट क्या है, सुनो।
मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने तुमसे कहा कि आप मेरा पीजीबीपी का इनकम निकाल दो, तो आपको क्या लगता है मैं अपना पीएल अकाउंट बना के तुमको दूंगा? मैं आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दे दूंगा। बस मेरे पास 4 बैंक अकाउंट है। मेरा सीए है विकास कटियाल, सीपी में प्रैक्टिस करते हैं वो। बिल भेजा है, पेमेंट किया नहीं, अभी करना पड़ेगा यार उसको भी। तो देखो फीस मांगते हैं बच्चे आर्टिकल हमारे, बताओ सीए बन गए। तो मेरे पास एक एक्सिस बैंक है, समझना रिसीट पेमेंट का मतलब। मेरे पास और क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, हाँ 3 ही है, 3। एसबीआई भी तो है, हाँ वो दिमाग में नहीं आता ना, एसबीआई बैंक, ठीक है। तो मैं जैसे साल खत्म होता है, विकास कटियाल की जो तानिया है ना वो मुझे फोन करती है। सबके ऑफिस में एक तानिया होती है, फोन करती है कि सर, एक मेल आएगा मेरे को कि सर साल खत्म हो गया, रिटर्न फाइल करने की डेट आ रही है, प्लीज आप हमें डिटेल दे दें। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं इन सारे बैंक का स्टेटमेंट निकालता हूं पूरे साल का, और रात को आराम से सुनसान, जब कोई आवाज कहीं से ना आए। बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट और विड्रॉल है ना, हर डिपॉजिट पर रिमार्क्स डालता हूं कि वो पैसा कहां से आया है, और हर खर्चे पे रिमार्क्स डालता हूं ये खर्चा कहां हुआ है। वैसे तो ये मैं हर महीने कर लेता हूं क्योंकि 1 साल बाद मुझे याद नहीं रहेगा। बड़े बड़े लोग रोज कर लेते हैं, जिसको हम डे बुक बोलते हैं, डेली बेसिस पे, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा आपको। और मैं अपने बैंक स्टेटमेंट के हर डिपॉजिट को और पेमेंट को क्या करता हूं, मार्क करके उसको दे देता हूं, ठीक है। अब जो जो मैंने मार्क किया है ना, उसमें कुछ बिजनेस रिसीट्स होंगे, लिखा होगा मैंने प्रोफेशनल फीस, तो जितनी प्रोफेशनल फीस होगी ना उसको वो जोड़ लेगा और उसको नाम देगा बिजनेस रिसीट या प्रोफेशनल रिसीट। सारे पैसे कहां आ रहे मेरे अकाउंट में? मान लो अकाउंट में 100 एंट्रीज आ गई सब मिला के, तो मैंने जो जो पैसे आए होंगे लिखा होगा ना कहां कहां से आए हैं। मान लो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया होगा तो उसको लिख दिया होगा मैंने, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, या जो भी आया होगा। मान लो डिविडेंड आया होगा तो मैंने लिख दिया होगा डिविडेंड रिसीव। मान लो कहीं से रिफंड आया होगा तो मैं लिख दूं, मुझे सारा कुछ लिख के उसको देना है। अब वो मेरी अकाउंटिंग करवाएगा, सबसे पहले टैली में मेरी अकाउंटिंग करवाएगा, बुक्स लिखेगा मेरा, इसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट सुना है ना, वो सारा बुक्स बनाएगा मेरा, आईटीआर फाइल करेगा, सारा काम सीए करता है, ठीक है। तो अब उसको निकालना है मेरी बिजनेस इनकम, तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट से क्या छांटेगा वो, कितने बिजनेस रिसीट्स हैं, ठीक बात है। अब देखो बैंक में एक ओपनिंग बैलेंस भी होता है ना, इससे मुझे क्या मतलब है, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर से चला आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर थोड़ी है। और एक लास्ट में क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस, ये भी बेकार की बात है। देखो 2 पॉइंट तो मैंने कटवा दिए है ना, कुछ तो कम हुआ, तो इसका कोई काम नहीं। अब वो मेरे बैंक स्टेटमेंट के रिसीट साइड से क्या निकालेगी, बिजनेस रिसीट। कैसे निकालेगी, मैंने मार्क करके दिया होगा, देखो आपको भी तो मार्क करके दिया हुआ है, ये देखो रिसीट, ये बैंक स्टेटमेंट की तो रिसीट है, आप चुन लो इसमें से कि कौन सा बिजनेस रिसीट है, और पेमेंट से चुन लो कौन सा बिजनेस एक्सपेंस है, माइनस कर दो, बिजनेस प्रॉफिट आ गया। यहां प्रॉफिट आपको परोस के नहीं दिया हुआ, यहां आपको निकालना होगा। लेकिन ये जो रिसीट दी गई है ना, ये सिर्फ बिजनेस रिसीट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में जितनी रिसीट है सब आपको दे दिया है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा बिजनेस रिसीट है। कर सकते हैं, अभी कर लेंगे यार, कॉमर्स कोई पढ़ने की चीज है। आओ देखो, भैया कौन है, रोहन, भैया नहीं दादा, 82 इयर्स, जैसी आपने 82 देखा, सुपर सीनियर सिटीजन का भी आ जाएगा दिमाग में, है ना। रेजिडेंट भी है भाई साहब, 5 लाख वाला है ये, सर्जन है, दिखता है इसको, सर्जरी करेगा, हाँ बताइए। नर्सिंग होम चलाते हैं मुंबई में, चलिए कहीं लिखा होगा इन्होंने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया है, लिखा होगा, लिखा होगा,
प्रोफेशनल है ना, कैश बेसिस होगा इसका। देखो ओपनिंग बैलेंस का क्या करोगे, छोड़ दो। अब बताओ इसमें से ना हमें सिलेक्ट करना है कि बिजनेस रिसीट कौन सा है, देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अतुफा, खड़े हो जाओ, इतना भी आलस सही नहीं है। बताओ बेटा, फीस फ्रॉम विजिटिंग टू अदर हॉस्पिटल। जो डॉक्टर होते हैं कई बार विजिट पे दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं ना। अब थोड़ा सोचना है आप लोगों को, मतलब अभी लाइन समझ में नहीं आएगी तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। फीस फ्रॉम विजिट टू, खुद का नर्सिंग होम चलाते हैं लेकिन ऑन डिमांड है ये, हॉस्पिटल्स बुलाता है ना, बोलो। चलिए तो वहां से इनको 5,85,000 आ रहा है, नेट लिखा हुआ है। पूछा आपसे, आप अतूफा हो? नहीं। बताइए ये जो अमाउंट है डॉक्टर के लिए प्रोफेशनल रिसीट होनी चाहिए कि नहीं, बोलो। लेकिन ये नेट है, आप ये बताओ इस नेट का मतलब क्या है? सबको, इसको भी पता है। जो एक दिन कह रही थी कि सिलेबस से टेक्स्ट हटा क्यों नहीं देते, है ना, नेट दिया हुआ है। बैठ जाओ, देखो पढ़ते जाओगे धीरे धीरे, जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, आप अपने टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ये लिख के ले लो, सेंटर में एक बच्चा अपने टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हमें सब कुछ अभी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगता है ना। तो बताइए ये प्रोफेशनल रिसीट है ना, ग्रॉस कर लें इसको, कितना हो जाएगा? ग्रॉस क्यों कर रहे, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, फीस फॉर मार्च 24, लास्ट ईयर मार्च 24, रिसीव्ड इन अप्रैल 24। आपका ये रिसीट पेमेंट कौन से साल का है? 24-25 का। एक पिछले मार्च का, इस साल में कुछ रिसीव आ रहा है, कोई बात नहीं, कैश बेसिस है ना। कैश बेसिस में पीरियड रिलेवेंट नहीं होता, जिस ईयर में रिसीव हुआ है उस ईयर में इनकम टैक्स होता है, सबको मालूम है। बताइए आईपीडी ओपीडी क्या होता है? ओपीडी आउटडोर पेशेंट, और ये इंडोर जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो ये दोनों मेडिकल लाइन की इनकम है, तो ये इनका प्रोफेशनल रिसीट होगा। हम जोड़ लेंगे बाद में, एक बार मार्क कर लेंगे, बाद में इनका प्रोफेशनल रिसीट, बिजनेस रिसीट ऐड कर लेंगे, ठीक बात है। अब देखो और क्या आ रहा है स्टेटमेंट में, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स नेट, मतलब इस पे भी 194 वाला टीडीएस कट चुका है 10%। खैर ये तो अदर सोर्स की बात है, ये मेरा बिजनेस रिसीट नहीं है। बोलो, फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, डॉक्टर साहब की फीस है, बिजनेस रिसीट है, यस और नो? चलिए रिद्धि बताइए क्या ये वाला पॉइंट पीजीबीपी में आएगा? गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट, क्या ये बिजनेस रिसीट है या नहीं है? पीजीबीपी की इनकम है या नहीं है, बिजनेस रिसीट है या नहीं है? है, 28 में हमने पढ़ा था। अब देखो याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो पढ़ना पड़ेगा। बैठ जाओ, याद करो, हमने पढ़ा था ना परक्विजिट, बिजनेस प्रोफेशन का जो परक्विजिट है पीजीबीपी में टैक्स होता है। ऑनरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विसेज इन, पेंटिंग है ना, इन जय हिंद आर्ट स्कूल, ऑनरेरियम है, प्रोफेशनल इनकम नहीं है, अदर सोर्स में जाएगा, इसको अदर सोर्स में लेके जाएंगे, ठीक है ना। बोलो, बिजनेस रिसीट तो नहीं है ना, ठीक। इनकम टैक्स रिफंड, याद रखिएगा आपको ना मैक्सिमम क्वेश्चन पीजीबीपी वाले, सॉरी नेट प्रॉफिट वाले देखने को मिलेंगे, तो इसको पढ़ते ही पता तुम क्या बोलोगे, डिसअलाउ होगा या सॉरी टैक्स नहीं होगा। अरे ये क्या है आपका रिसीट पेमेंट, ये रिफंड भी आपको कहां आया होगा, बैंक स्टेटमेंट में आया होगा, तो आप देख रहे हो कि ये इनकम होगा कि नहीं। देखो रिफंड इनकम नहीं होता है, तो आपका ज्यादा पैसा गया था वापस आ गया, लेकिन उस पर इंटरेस्ट आया है 1500 का, ये अदर सोर्स की इनकम होती है। चलिए आपने डेबिट साइड फिर देखो मैं भी डेबिट बोल रहा हूं, रिसीट साइड देख लिया आपने, एक बार इसको ऐड करके देखो कि बिजनेस रिसीट कितना आना चाहिए। इसमें आप लोगों ने अभी निकाला ना कि बिजनेस रिसीट, एक बार चेक करो कितना आना चाहिए।
18 लाख। देखते हैं तुम सही कर रहे हो कि नहीं। इन चारों का टोटल ही तो क्या होगा आपने? 6,50,000, 85,000, 10, 25 और 45। बोलो, ये बिजनेस रिसीट हो गया। ये हो गया कितना अमाउंट बताया आपने? 18 लाख। प्लीज किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। देखो ये सेकंड वैरायटी है, ये रिसीट पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। क्या है रिसीट पेमेंट? कुछ भी नहीं, बैंक स्टेटमेंट की समरी है ये। अब आप रिसीट साइड से क्या कर लो, बिजनेस रिसीट निकाल लो और पेमेंट साइड से बिजनेस एक्सपेंस निकाल लो, दोनों उसको माइनस कर दो, बिजनेस इनकम आ जाएगा। बोलिए 18,05,000। आधा काम तो हो गया, आधा तो नहीं, थोड़ा सा हो गया। अब आ जाओ पेमेंट साइड। लेकिन क्या इस आपके बैंक स्टेटमेंट में जितनी पेमेंट आप करते हो, क्या वो सब बिजनेस पेमेंट होता है? आप बहुत सारे पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से करते हो। बोलो, अब आपको इसमें से क्या सिलेक्ट करना होगा? बिजनेस पेमेंट कौन कौन सा है? चलिए, जलंधर गुप्ता बताइए, सैलरी टू स्टाफ एक बिजनेस पेमेंट है? सोच समझ के बोलिए। पक्का? लॉक कर दे? सोच लीजिए, आपके चारों लाइफ लाइन बचे हुए हैं। पक्का? क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है? कौन से सेक्शन में क्लेम करोगे? अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्वेश्चन तो मेरा ये था। थर्टी सेवन, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था तो बाय डिफॉल्ट कहां आ जाएगा? 37 में। अब देखो, क्या इसके रिस्पेक्ट में, बैठ जाओ, नीचे कोई एडजस्टमेंट है? चेक करो। देखो, पहला पॉइंट तो यूजलेस हो गया मेरे लिए, अब इंफॉर्मेटिव है वो। सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू सिस्टर हु इज क्वालिफाइड नर्स पेड इन कैश। सोचिए, सैलरी कितनी है बेटा? ऊपर 350, इसमें से 60,000 नर्स को पेमेंट किया गया, लेकिन वो कैश में पे किया गया। बताइए 48(3) में हिट हो जाएगा? तो सैलरी टू स्टाफ वैसे तो बिजनेस पेमेंट है, लेकिन इसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है। तो 350 माइनस 60, जो बैलेंस होगा वो क्लेम करेंगे। बोलो, पक्का ना? नहीं समझ में आया? देखो, यही किया होगा इन्होंने। ये देखो, यहां पे लेस कर रहे, देखो, परमिसेबल डिडक्शन, सैलरी टू स्टाफ पेड इन कैश डिसअलाउड 48(3). देखो, तो हम 290 माइनस करेंगे। 350 करना चाहिए था, लेकिन उसमें 60,000 का पाप है, उस पाप को हमें छोड़ना पड़ेगा। बोलिए, क्लियर? दिल से बताना, क्या इतना मुश्किल है? सिर्फ हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता कि हम 40 मिनट किसी क्वेश्चन के लिए बैठ पाए रिवीजन के टाइम पे। क्योंकि आपने शेड्यूल क्या बनाया है? 1 घंटे के बाद कॉस्टिंग करना है, 1 घंटे के बाद अकाउंट्स करना। नहीं, जब पीजीबीपी की शेड्यूलिंग करें तो इसको 3-4 घंटे दें, तब समझ में आएगा आपको ये चैप्टर। चलिए, आता समझ में? अब बताओ, टैक्सेस एंड कुछ नीचे है क्या? टैक्सेस एंड इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में कुछ दिया है कहीं पे भी? क्या दिया हो सकता है? हो सकता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे हो जिससे ये पता लगे कि ये बिजनेस नेचर का ना हो, पर्सनल है। मान लो टैक्स इंश्योरेंस अपने घर के लिए दिया हो इसने, कहीं कुछ नहीं दिया गया ना, तो मान लीजिएगा बिजनेस पर्पज के लिए। आ रहा है समझ में? और अगर ये बिजनेस पर्पज के लिए है तो एज ए बिजनेस एक्सपेंस माइनस होगा। बोलो, एंटरटेन, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया है क्या? पढ़ो क्या कहता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 25,000 फॉर डिनर टू डॉक्टर्स टू 5 स्टार होटल। नाम बताओ अपना, तो तुम्हें तो पता ही होगा, बताओ।
जानवी सब जानती है। बताइए क्या ये बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए? मान लो आप आर्टिकलशिप कर रहे हो टैक्स में और किसी क्लाइंट ने आपका ये खर्चा किया है और असेसिंग ऑफिसर कहता है बेटा ये हमारे अकॉर्डिंग बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, कैसे आपका बिजनेस एक्सपेंस है ये? देखो जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, कल को प्रैक्टिकल लाइफ में ऑफिसर्स के सामने यही आपको जस्टिफाई करना होगा फेस टू फेस बैठ के। मतलब ये अभी तो हम सॉल्व करके आ रहे हैं, रियल में जब ये आपका क्लाइंट बनेगा और इनकम टैक्स वाला क्या बोलेगा, हमें तो कभी 5 स्टार में खिलाया नहीं, तो बोलते कमीने होते, मतलब बोलते सर आप लोग तो बड़े लोग हो, मतलब ऐसे खर्चे देखेंगे ना वो लोग इतने चिढ़ते हैं, भाई साहब 5 स्टार हम तो कभी गए। अब तो जाओ ना, तुम्हारे को किसी ने मना किया है? वो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो बताइए कैसे सब्सटेंशिएट करोगे कि बिजनेस एक्सपेंस है? भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए मीट करे, सीए लोगों के मीटिंग करे, कॉन्फ्रेंस करे, तो क्या वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है? बोलो किसके साथ मीटिंग कर रहा है? देखो तो ये तो बिजनेस एक्सपेंस है। बोलो बैठ जाओ। ये देख के आपको इतना, मैंने सूद के दिन कहा था कि कुछ चीजें ना कॉमन सेंस इस चैप्टर के लिए हमको चाहिए। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि डॉक्टर है, मान लीजिए कुछ डॉक्टर की मीटिंग करी, किसी केस पे हो सकता है डिस्कशन किया होगा, अरे कुछ ना किया, लिखा है ना कैसी मीटिंग है ये, डॉक्टर्स, तो ये बिजनेस एक्सपेंस है, ये हमें अलाउड होगा। बोलो तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पूरा माइनस कर लोगे, बिजनेस पेमेंट है ये। और देखो क्या है, परचेज ऑफ, वाह, फिर कहा ना किसने डिसअलाउ, ये पीएल अकाउंट थोड़ी है, आप तो रिसीट पेमेंट देख रहे हो ना, तो आपको ये यहां पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये आपका बिजनेस पेमेंट है। देखो टीवी के बारे में कुछ बोला है? क्या बोला है? आप कभी हॉस्पिटल गए हो, नर्सिंग होम, एक टीवी होता है ना, बताइए कस्टमर के एंटरटेनमेंट के लिए लगाया गया होता है। हॉस्पिटलाइज हो गए तो आपके रूम में भी टीवी होगा। बोलो क्या वो एक बिजनेस पेमेंट नहीं है? नेसेसिटी है आज की डेट में। बोलो लेकिन ये कैपिटल नेचर का है, तो इस पे हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा, हम ये पूरा माइनस नहीं करेंगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी में कवर हो जाएगा। टीवी कब परचेज किया, डेट दिया हुआ है, कब? 31 सितंबर, तो फुल रेट ले लोगे। फोटो यूज कब है? 3 अक्टूबर। देखो कब कितना किया है, बिल्कुल 3 तारीख को। बताइए देखो हाफ किया है कि फुल? 3 तारीख तक नहीं किया, कितना इसने देखो जरा एक बार। लीप ईयर का इश्यू आ जाता है इसलिए चेक करवा रहा हूं, पर देखो कितना लिया है पूरा, तो 3 तारीख तक फुल, और 3 के बाद चाहो तो जोड़ लेना आप लोग, मैंने एक आइडिया दिया था कि 3 के आसपास आ जाता है, तो एक बार जोड़ लेना है ना। अरे नहीं मतलब यार हम लोगों को याद है तो बोल दिया हमने, आप लोग चेक कर लो अपना ना भाई, आपका स्टेक लगा हुआ है, तो एक बार ये सब चीज, ये लॉ तो नहीं है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लोगे ना आप। हो सकता है लीप ईयर आ जाए तो एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो बोलो आ रहा है समझ में? चलिए तो परचेज ऑफ टेलीविजन तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। क्लियर? गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ, फिर अलाउ अलाउ बोल रहे हो तुम लोग, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, थोड़ा समझना आप लोग। अभी हम रिसीट पेमेंट देख रहे हैं, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, लेकिन देखो इसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट है क्या? गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ क्या बोला गया है? क्या इस गिफ्ट से कोई इनकम आई है? कितनी? क्लबिंग। याद करो, अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर किया है अपने वाइफ को या सन्स वाइफ को क्या बोलेंगे, और वहां से कोई वो इनकम कमाती है तो हमारे हाथ में ऐड हो जाता है, याद करो।
बोलो। ये सब चीजें, अब यही एक आधी चीजें ना आपसे छूट जाती है वहां पे, उसी के नंबर कटते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो चीजें दिमाग में रहती हैं। चलो खैर, बिजनेस रिसीट तो नहीं है ना, ये बिजनेस पेमेंट तो नहीं है ना, चलिए तो इसको माइनस तो नहीं करोगे बिजनेस इनकम निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर टू प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है यार, दिया होगा कुछ ना कुछ, कौन सा है? 40,000, और बाकी कुछ नहीं कहा गया तो उसको बिजनेस मान के बिजनेस पेमेंट मानेंगे उसको। बोलो। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस, खुद की दवाई खा गए, बताइए क्या ये बिजनेस एक्सपेंस होगा? कुछ लिखा तो नहीं इसके बारे में नीचे कुछ नोट वोट में? तो पर्सनल मतलब ये ड्राइंग हो गया, सेल्फ कंजम्पशन हो गया, फिर डिसअलाउ, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं होगा। डिपॉजिट इन, आपने पीपीएफ में पैसा डाला होगा तो पेमेंट भी तो बैंक से ही गई होगी, आपको तो पूरा बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पे ले लीजिएगा एटीसी। नर्सिंग होम एक्सपेंसेस, यस बिजनेस एक्सपेंस है। प्रोफेशनल फीस पेड फॉर, कई बार नर्सिंग होम दूसरे डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेता है, उसकी पेमेंट है ये। बोलो। एक बार हमारे घर में एक बच्चे को उसका पैर जल गया, गरम, हाँ सही में रियल में, कुछ पानी गरम किया गया था और उसको दिया गया और वो मोबाइल चला रहा था, उलट लिया अपने ऊपर द्वारिका में, तो उसको डॉक्टर के पास ले गए, पूरा जल गया था ये पैर, मतलब ज्यादा 40% इंजरी हो गई थी, मतलब बर्न हो गया था लेग पे। तो दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाया गया, 65,000 विजिटिंग चार्जेस था। याद रखिएगा, बर्न के केस में ना प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज ही नहीं करते। नॉलेज के लिए, याद कितना नॉलेज दे रहा हूं तुम लोगों को। भगवान ना करे कभी आसपास कोई जले ना, तो सरकारी अस्पताल में लेके जाना चाहिए, उसका वार्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, प्राइवेट में नहीं होता, उसके लिए वो बुलाते हैं डॉक्टर, बहुत महंगा पड़ता है वो, सिर्फ 65,000 रुपया उसके आने के डॉक्टर के चार्जेस थे। आप कभी जाके देखिए, किसी प्राइवेट अस्पताल में ना मिलेगा नहीं आपको ये सरकारी अस्पताल में पूरा डिपार्टमेंट बना होता है। तो बताइए, अब ये महसूस करो तुम, तो हमारे नर्सिंग होम में, इस भाई साहब के नर्सिंग होम में कोई आया डॉक्टर, उसके लिए पैसा दिया है, बिजनेस पेमेंट है ना। परचेज ऑफ फर्नीचर एट होम, अरे घर के लिए फर्नीचर परचेज किया तो पेमेंट तो बैंक से ही किया होगा, तो स्टेटमेंट में तो आएगा, लेकिन मेरे लिए इसका कोई रोल यूज नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस जाएगा तो बैंक स्टेटमेंट से ही, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं करूंगा। बताइए क्या आप इस पेमेंट साइड को एनालिसिस करके टोटल एक्सपेंस निकाल सकते हो? निकालो। अरे देखो, एडिशनल पॉइंट में कुछ और खर्चे तो नहीं दिए हुए, देख लेना, हाँ कुछ दे रखा है ना, देखो सैलरी वाला पॉइंट कर लिया हमने, एंटरटेनमेंट कर लिया, इंटरेस्ट कर लिया, डॉटर इन लॉ पढ़ लिया। एफ पॉइंट एडिशनल दिया हुआ, देखो फिक्स एसेट वैल्यू एज ऑन 1/4/24 आर एज अंडर, नर्सिंग होम इक्विपमेंट 2,20,000। बताइए डेप्रेशन मिलेगा ना 15%, मेडिकल बुक इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन 35,000, कितना मिल जाएगा 40%, लैपटॉप 40,000, 40%, बोलिए। टेलीविजन का आपने निकाल लिया था पहले, एक बार आराम से देखो कितना बिजनेस पेमेंट आना चाहिए। और उसके बाद बिजनेस रिसीट माइनस बिजनेस पेमेंट
आ जाएगा आपका इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। रिसीट पेमेंट में नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता, आपको रिसीट साइड से बिजनेस रिसीट निकालना होता है और पेमेंट साइड से बिजनेस पेमेंट निकाल। कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है लगाइए, लेकिन जब तक संतुष्टि ना मिले आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। हम्म, 10 लाख पक्का? तो और बिजनेस रिसीट कितना आया था, चेक कर लो, 788,800। आप 788 हमारा गोल नहीं है, आप वैरायटी समझो। एक वो पीएल अकाउंट का दिया हुआ था और ये है रिसीट पेमेंट। क्या करोगे, रिसीट साइड में बिजनेस रिसीट निकाल लो, फिर पेमेंट साइड से बिजनेस पेमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कर लो, बिजनेस इनकम आ जाएगा। बोलो, फिर रिसीट साइड में चलो और देखो बिजनेस रिसीट के अलावा कुछ ऐसा रिसीट है जो पांचों हेड में कहीं आ सकता है। आपको तो टोटल इनकम निकालना है ना, अभी तो आपने पीजीपी की इनकम निकाल ली, हो सकता है रिसीट साइड में कुछ ऐसी इनकम हो जो आपके ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट हो। दिख रहा है ऐसा कुछ? डिविडेंड है कितना, 18,000, लेकिन वो नेट है, तो ग्रॉस करेंगे हम इसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बोलिए, और अंकल को एक मिल रहा है वो ऑनरेरियम, बताइए 22,500। वैसे तो यहां नेट होना नहीं चाहिए, लिख दिया है, तो इसको भी एक प्रोफेशनल इनकम मान के इन्होंने देखो नोट डाल दिया होगा अल्टरनेटिव। देखो यहां इन्होंने 25 कर दिया ना, नेट लिखा है तो मान लिया टीडीएस कट गया होगा 10% से, लेकिन नीचे भी लिखा है देखो विदाउट टीडीएस। आप नेट को इग्नोर कर दें क्योंकि इस पे कौन सा, अगर इसकी प्रोफेशनल इनकम होती तो पीजीबीपी में आती। ये तो पेंटिंग बना रहा है, वहां से ऑनरेरियम आ गया, इस पे कहां का टीडीएस भाई, बोलो। तो देना नहीं चाहिए उनको नेट, वहां पे गलत दे दिया उन्होंने। तो आप चाहे तो ग्रॉस कर लें और चाहे तो 22,500 को ही इनकम मान के उसको बोल दें, ठीक बात है। चलिए, इन्होंने इसको क्योंकि नेट दे रखा है तो छोड़ना सही नहीं है, तो इन्होंने उसको ग्रॉस कर दिया, उसको इनकम बना दी। बोलिए, हो सकता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड था 1500 का। अब देखो, वो देखो क्लबिंग, डॉटर इन लॉ को जो पैसे दिए थे उसने क्या कमाया उस पे इंटरेस्ट, तो बताइए क्लबिंग भी आ गया ना। और अदर सोर्स में क्यों आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है, जिस नेचर की इनकम होती है उसी हेड में क्लब होता है। बोलिए, देखो तो अदर सोर्स की इनकम ये हो गई, इसको आप ऐड कर लोगे तो जीटीआई आ जाएगा। बोलो, चैप्टर 6A क्यों नहीं दिया गया, डिडक्शन तो था कुछ, क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाला ऊपर लिखा होगा, तो इसीलिए इसको एटीसी से लेके एटीयू का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप बेटा घर जाके इस क्वेश्चन को प्लीज इसको भी सॉल्व करना, मान लो मेरी बात। मैं खुद आपसे नहीं चाहता कि आप फालतू टाइम वेस्ट करें, मैंने बहुत काम के लिए आपको बोला है ऑडिट कर लो, ऑडिट कर लो। इस चैप्टर का ऑडिट मत कर लेना, नहीं तो अटेम्प्ट का ऑडिट हो जाएगा। यार एक चीज बताओ, लोग बोलते हैं ना पेपर लीक हो गया, अगर पेपर लीक हो गया और फिर भी हम 90-100 नंबर लेके ना आए बेटा, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। क्या इस 14 नंबर के लिए पेपर लीक नहीं है? जीएसटी में जो हमने सवेरे किया, क्या वो पेपर लीक नहीं है? उसमें नंबर कटेंगे तो फिर तो बेकार की बात है।
और आप खुद देखो, इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बायनोमियल थ्योरम की तरह आसान है ये। बोलो, तो रिसीट पेमेंट वाली कैटेगरी समझ में आई। आइए एक रिसीट पेमेंट और देखते हैं। एक ऊपर भी होगा, आप नीचे चेक करो एग्जाम वाले में। इनकम एक्सपेंडिचर में भी तो प्रॉफिट होगा ही ना, आपका इनकम दिया होगा तो सेम पीएल वाला होता है। इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक पीएल अकाउंट। एक रिसीट पेमेंट कॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। और भी क्वेश्चन है वो पीछे बैक साइड वाले में, ये मत सोचना कि यहां पे कम उधर और दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मिला। देखो सबसे पहले देखो कैटेगरी क्या है, क्या प्रॉफिट निकाल के दिया गया रिसीट पेमेंट। क्या मतलब रिसीट पेमेंट का, ये इसका रिसीट है और ये इनकी पेमेंट है। बताओ इस रिसीट पेमेंट को यूज करके मुझे बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालूंगा। बिजनेस रिसीट माइनस बिजनेस पेमेंट। इन सारे रिसीट में से क्या करो, बोलो। और जैसे ये काम तो आप रोज ही करते हो, रोज क्लास में आते हो, तुम चाहो तो कहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन अपने वाले को ढूंढते हो। बोलो, आपका दोस्त कहां बैठा हुआ है और वहां जाके बैठ जाते हो, है ना। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक, अब बताइए, ये सब तो बेकार है, ब्रॉड फॉरवर्ड ये सब तो बेकार की चीजें हैं। देखो जरूर एक बार देख लो कि कैश बेसिस है कि नहीं। जब 2-3 साल की इनकम ऐसी आएगी तो पक्का दिया गया होगा कि कैश बेसिस है, ठीक है ना। देखो, और जितने भी प्रोफेशनल होते हैं याद रखिएगा, चाहे वो सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, ये सब लोग अपना बुक्स मेंटेन करते हैं कैश बेसिस पे। क्यों? और एक ज्ञान की बात और पढ़ें, ये लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे क्यों मेंटेन करते हैं। बताओ आप लोग, अकाउंट है मतलब कैश बेसिस पे टैक्स नहीं देना होगा। कहां लिखा है, कहां लिखा है कैश बेसिस पे जीएसटी देना होगा यार। तो चोरी हो गई ना यार। अरे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जीएसटी चोरी से क्या मतलब है। बताओ ये लोग कैश बेसिस क्यों दिखाते हैं, इनका ना बेड डेट बहुत होता है। हम प्रोफेशनल लोग जितना बिल रेज करते हैं ना बेटा, उतनी पेमेंट आ जाए ना तो शाम को 4 बजे आके यहां, है ना। मैंने ऑडिट का ना फॉर्म भेजा आप लोगों को कि देखते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं, मतलब हमें पता लगे कि कहां क्या दिक्कत है। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। एक भाई ने लिखा कि इतना सर इतना डरा के रखते हैं ना। देखो वो डर नहीं है, आपकी झिझक है। नहीं, वो डर नहीं है, वो आपका हेजिटेशन है, और ये आपको एक दिन बहुत पे करेगा। आप लोग मेरे से नहीं, वो लिया इसलिए जाता है कि मैं डिस्कस करूं, क्योंकि आखिरी का 1 महीना है, ये 1.5 महीना है। तो एक बच्चे ने लिखा, भाई साहब कि मैं नाम वाम नहीं देखता किसी का, नाम मुझे याद भी नहीं है, जिस पे डाउट था मैंने एक बार नाम पूछ लिया। तो कि डरा के, आप बताओ मैं कहां डरा के रखता हूं यार। जितने मजे मैंने करवाए ना, आप घर जाके सर्च कर लीजिएगा, क्लास में कोई इतना आपको एंजॉय कराता हो, लेकिन आप क्लास के माहौल को खराब करोगे तो फिर तो मुझे डांटना पड़ेगा, है ना। आप आओ पर्सनली मेरे पास आते हो, देखो अभी क्लास में बच्चे टेस्ट देने आए, कितने बच्चे बैठे होंगे वहां पे, बिना खाए कुछ जाएंगे वो लोग। बहुत खुले बच्चे रहते हैं मेरे साथ। पता है कौन, जो कायर है, जो बुजदिल है, जिसके मन में पाप है, वो डरता है मेरे से, क्योंकि मैं एक सत्य बोलता हूं, सत्य से ये लोग डरते हैं। तो
तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको डर लगता है, तो ये आपकी गलती है ना। तो मैं किसी को हड़का के नहीं रखता, मैं सिर्फ आप लोगों को एक प्रोफेशनलिज्म सिखाता हूं कि बेटा आपको थोड़ा, बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो, है ना। तो ऐसा मत सोचे कि कोई जिसने ये मैसेज किया था कि डर लगता है, आप कल शाम को मेरे साथ घूमने चलना, डील नहीं, इंडिविजुअल किसी का नाम ना ले प्लीज। दूसरा, एक बच्चे ने एक कमेंट और गलत था, 2 ही कमेंट गलत थे कि क्लास की इन्वायरमेंट पुअर। भाई अगर मेरी पुअर है तो मुझे नहीं पता टॉपर्स में किसकी अच्छी होती होगी, ठीक है ना। तो वो शायद वो लड़का ना, वो अंग्रेजी के 3 लाइन पढ़ना नहीं समझ में आया होगा उसको। मतलब जो चीज है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर मेरी क्लास का इन्वायरमेंट अगर खराब है तो आई डोंट थिंक कि टॉपर्स का इससे बेहतर किसी का होता होगा। तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, फाउंडेशन से लेके इंटर तक बस 2 थे, बाकी कुछ नहीं था। तो शायद उसको पढ़ने में नहीं आया कि वो क्या मतलब था उसका, वो डाल दिया, इंग्लिश समझ में नहीं आई होगी। चलिए आ जाओ। एक बच्चे ने लिखा कि मैं आई एम नॉट कैपेबल टू कमेंट ऑन द फैकल्टी। सबसे बढ़िया रिप्लाई ये था, तो उस बच्चे को भी पार्टी मिलेगी। यस, चलो अब पढ़ ले थोड़ा, आओ। तो देखो प्लीज, अब बताइए, नीचे थोड़ा कमेंट देख ले, छोटा सा कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ यहां पे देखते हैं, अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है यहां पे कि कौन सा बिजनेस रिसीट है, निकाल सकते हैं हम लोग। देखो, जब मेरे टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया था ना, मैंने उस दिन रात को जाके 2-3 बच्चे, मैं, अमृत और एक और बच्चे, 3-4 बच्चे मिलके पूरी रात पीजीपी के सारे क्वेश्चन कर गए थे। अगले दिन क्लास नहीं आए थे, जस्टिफाइड है। तो प्लीज मेहनत करना है यहां पे थोड़ा, उसके बिना नहीं होगा। तो बताइए, फीस फ्रॉम क्लाइंट, क्या ये बिजनेस रिसीट है? लेकिन इसमें तो कई साल का है, तो क्या हुआ, कैश बेसिस है, कैश बेसिस है, फिर डिसअलाउ बोला किसी ने। अब मैं डांट दूं तो कहेंगे कि माहौल खराब करते हो, बताओ यार, हद हो गई। बताइए, कैश बेसिस है तो ईयर इरेलीवेंट, जिस ईयर में रिसीव हुआ उस ईयर की इनकम मान ली जाएगी, यही कहानी होती है ना, कैश बेसिस यही कहता है। तो बताइए कब रिसीव हुआ है ये, 24-25 की बात हो रही है ना, तो बताइए 24-25 की इनकम बन जाएगी ना। तो ये तीनों हमारा बिजनेस रिसीट है। बोलो, प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट, गिफ्ट फ्रॉम, बताइए अभी पढ़ के आए हो ऊपर, ये परक्विजिट है और प्रोफेशनल परक्विजिट हमारी प्रोफेशनल रिसीट मानी जाती है। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम अ क्लाइंट फॉर परचेज ऑफ अ कार, ऐसा क्लाइंट हमको भी दो जो आपको लोन दे दे इंटरेस्ट फ्री कार खरीदने के लिए। खैर ये बताइए लोन है ना, तो ये मेरे लिए इनकम कैसे हो सकता है? तो फिर ये यहां क्या कर रहा है? अरे आएगा तो बैंक स्टेटमेंट में ही, और कहां जाएगा? ठीक, रेंट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस रिसीट नहीं है लेकिन इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की। रुक जाओ, वेट 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 वेट, हाँ किस पे? खड़ो जो, पूरी फीस दी होती ना तो पूरा समझ में आया होता। आप यार देखो, मैं तो हंस रहा हूं लेकिन मेरी आत्मा रो रही है। आपको ना अगर क्लियरिटी नहीं है ना तो ये क्वेश्चन टच ही नहीं करना चाहिए। आपको ना ये क्वेश्चन की ब्यूटी खत्म हो जाती है फिर। बताइए, पहली बात, क्या यहां नेट ऑफ टीडीएस लिखा हुआ है? दूसरी बात, क्या ये अमाउंट टीडीएस के लिए एलिजिबल है? ये रेंट देखिए, ये रेंट आपके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए नहीं सर, रेंट ऑफ अ, आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट किया, वहां से आपको रेंट आ रहा है। टेनेंट कब टीडीएस काटता है 194I में? 2,40,000 से ऊपर का रेंट होता है। ठीक है, डिस्काउंट इन फीस, डिस्काउंट इन नॉलेज, सरप्लस फीस, सरप्लस नॉलेज। चलिए, नहीं मजाक है, जब चीजें, मजा पता है इस क्वेश्चन में कब आएगा आपको? जब ऑलमोस्ट हर चीज माइंड में होंगी। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, सब तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो एक आधा पॉइंट एग्जाम में छूट जाता है। देखो, तो इस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसका कोई लॉजिक नहीं है यहां पे। हाँ ये पूछ रहा था मैं, जलंधर के पड़ोसी पटियाला, बताइए शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म एज अ पार्टनर,
क्या बिजनेस रिसीट है, इसका क्या ट्रीटमेंट करूं मैं? आंसर मत देखो, सिर्फ पॉइंट देख के इधर देखो। हाँ, क्या करें इसका? सॉरी, अब आप मेरे दर्द को महसूस कर सकते हो, है ना? दूसरे के ऊपर ना ऐसे करना बड़ा आसान होता है, तीन अपनी तरफ भी होते हैं। अब बताओ, हम रिसीट साइड पढ़ रहे, बालक एक्सपेंस मान रहे, इसको गलत बात है ना? बताइए आप, इसका मतलब तन तो है आपका, मन नहीं है यहां पे। बताइए अब इनसे क्या पूछूं, इन्होंने तो सारा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। बताओ ये क्या बिजनेस रिसीट है? एक मिनट, बताओ क्यों नहीं है? मन में टॉस किया, क्यों नहीं है? अब सोचो ये पॉइंट अगर मुझे याद होता, हमें याद होता, तो कितना आसान हो जाता ये, बोलो? है किसी को याद? ये तो एग्जेम्प्ट है, ये तो सेक्शन 10(2)A में एग्जेम्प्ट है। पार्टनरशिप फर्म से आपको प्रॉफिट में शेयर मिला है तो एग्जेम्प्ट होता है। वैसे ये है बिजनेस नेचर का, प्रॉफिट आया है आपको, लेकिन ये एग्जेम्प्ट है, तो टैक्स में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हम नीचे एक नोट डाल देंगे लास्ट में कि सेक्शन 10(2)A के अंदर ये एग्जेम्प्ट होता है। यस और नो? बेटा सुनो, कितना भी आप मेहनत कर लो, मैंने क्या बोला था उस दिन आपको, नो नॉलेज विदाउट मेमोरी। आज सारी मेमोरी टेस्ट हो रही है आपके यहां पे, ठीक है ना? चलिए एक बार एक काम करो, नीचे देखिए कोई इनकम और दे रखी है क्या? छोटा सा ही पॉइंट है, देखो एक्सपेंस के लिए दिया हुआ, छोड़ दीजिए। तो क्या इसके बेसिस पे हम बिजनेस रिसीट निकाल सकते हैं? निकालो। 2,79,000, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखो ये आ गया 2,79,000 बिजनेस रिसीट, पक्का? अब इसमें से क्या माइनस कर दूं? बिजनेस एक्सपेंस माइनस कर दो, बिजनेस पेमेंट माइनस कर दो। चलिए, परचेज ऑफ, कौन से जमाने के हैं ये? परचेज ऑफ टाइपराइटर। बताइए, वैसे तो बिजनेस एक्सपेंस लग रहा है लेकिन कैपिटल नेचर का है, तो इस पे हम आपको 15% डेप्रिसिएशन दे देंगे, पूरा माइनस नहीं करेंगे। अग्री? सेकंड देखिए, सैलरी टू स्टाफ माइनस कर दूं, ये तो बिजनेस पेमेंट है, और इसमें नीचे कुछ नोट भी नहीं है। कार एक्सपेंसेस, देखो नीचे कुछ दिया होगा, कार पर्सनल भी चलती है और ऑफिशियल भी, देखो यहां लिखा हुआ है, कार इज पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल 40, पार्टली 60%। तो बताइए बिजनेस एक्सपेंस सिर्फ 40% बनेगा, तो आप सिर्फ इस कार एक्सपेंस का 40% माइनस करोगे एज अ बिजनेस एक्सपेंस। अलाउ डिसअलाउ मत बोलना, अच्छा नहीं लगता है ना? बताइए ऑफिस एक्सपेंस, बताइए बिजनेस एक्सपेंस है, कुछ नीचे लिखा तो नहीं है? एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, बताइए अगर ये लेट आउट प्रॉपर्टी के रिलेशन में है तो सारा कहां लेके जाओगे? तो ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस तो है नहीं। कार परचेज्ड ऑन दिसंबर 10, 24, 2,40,000, बताइए डेप्रिसिएशन मिलेगा इसके ऊपर, हाफ रेट, और उसका फिर 40%, क्योंकि कार का इस्तेमाल सिर्फ 40% बिजनेस पर्पज के लिए है। बोलो? बोलो भाई, कार 40% ऑफिशियल है और 60% यूज, तो कार के रिलेशन में जितने खर्चे होंगे सिर्फ उसका 40% ही तो बिजनेस एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि कार को आप पर्सनल यूज भी तो कर रहे हो। बोलो? वो हम जब WD भी निकालेंगे तो पूरा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि कार चाहे पर्सनल यूज हो चाहे प्रोफेशनल, वैल्यू तो कम हो ही रही है। तो WDV के लिए जब हम डेप्रिसिएशन चार्ट में लेके जाएंगे तो पूरा माइनस करेंगे, लेकिन PL में कितना क्लेम करेंगे? जितना बिजनेस पर्पज के लिए। क्या मेरी कार पर्सनल पर्पज के लिए यूज होती है तो क्या वो डेप्रिसिएट नहीं होती? तो जब हम ब्लॉक में क्लेम करेंगे तो पूरा क्लेम करेंगे, लेकिन जब यहां क्लेम करेंगे तो जितना बिजनेस पर्पज के लिए है उतना करेंगे।
क्या हुआ, ये तो बड़ा सिंपल था। कार के रिस्पेक्ट में जितने एक्सपेंस होंगे 40 ही क्लेम करोगे, क्योंकि 60 तो आपका, बोलिए आता है समझ में। रिपेयर ऑफ ऑफिस, बिल्कुल ऑफिस का रिपेयर कराना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे सीरन आ गई यहां पे, बताओ इसका रिपेयर होगा तो बिजनेस एक्सपेंस है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन, कौन सा लोन है ये, कुछ नहीं बोला गया इसके बारे में, नोट डालना पड़ेगा आपको। हम मानेंगे कि लोन बिजनेस पर्पज के लिए है तो इंटरेस्ट हमारा बिजनेस एक्सपेंस है। इनकम टैक्स पेमेंट, हाँ भाई इनकम टैक्स पेमेंट कौन बताएगा, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस एक्सपेंस नहीं होगा, और ये तो कुछ है ही नहीं, बोलिए। अभी भी वक्त है, चलिए आओ देखो 279, देखो सैलरी टू स्टाफ 43,000 माइनस किया आपने, कार एक्सपेंस 40%, ऑफिस पूरा, डेप्रिसिएशन कार का निकाल के 40%, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन को लोन मान लिया है ऑफिशियल पर्पज के लिए, ठीक है, और टाइपराइटर के ऊपर डेप्रिसिएशन, बोलिए निकल जाएगा। कितना आसान है, बस थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ना आइडिया लग जाता है कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे मूव करना होता है, ठीक। बताओ और क्या दिया हुआ इसके साथ, इसमें दिया हुआ देखो क्या, सेल ऑफ, आओ देखो कैप्टन की बात आ गई, देखो ही हैज सोल्ड लैंड इन जून 5, 2024, बजट से पहले या बाद में, बजट कब आया था, 23 जुलाई को आया था, तो पहले की बात है, ठीक। कितने में बेचा, वैल्यूएशन एज पर स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी 11 लाख, बताइए 50 कैपिटल सी आ जाएगा, नो नॉलेज विदाउट मेमोरी, बताइए 11 लाख। द लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय हिम इन अक्टूबर 2003, कितना, 450, बताइए कैपिटल निकाल लेंगे, नीचे इंडेक्स दे रखा है, क्वेश्चन में दिया होता है, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। देखो देखिए सेल कंसिडरेशन 11, और ये वर्किंग हम एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक क्या होगा फॉर द टाइम बीइंग, आप देख लोगे, बताइए लॉस आ गया, लॉन्ग टर्म लॉस है किसी और से सेट ऑफ तो होगा नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे फ्यूचर ईयर के लिए, और इसको छोड़ के बाकी टोटल कर लो, आपकी इनकम आ जाएगी। क्योंकि लैंड है ना, लैंड के केस में देखना पड़ेगा कि विद इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% या 20% कहां टैक्स बेनिफिट है, इमूवेबल केस में लैंड है, ठीक है, बोलो आता है समझ में। तो दो चार और देखेंगे क्वेश्चन हम लोग यहां पे, बट आप सिर्फ अपना कंफर्ट चेक करो कि क्या वाकई ये इतना दहशत है। सिर्फ एक ही चीज है कि बच्चे ना क्या सोचते हैं कि हम 10 मिनट में क्वेश्चन कर लें, नहीं होगा। और मैं मानता हूं कि अगर मेरे पेपर में ये क्वेश्चन 25 मिनट भी लगा दे और सही हो जाए तो जस्टिफाइड है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बाकी कई सारे होंगे जो छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो एक दो इसके बेसिस पे और आगे करना, एक दो और डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन करा के पीजीबीपी को पैकअप करेंगे, जो छोटे छोटे से प्रोविजंस रह गए हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चैप्टर तो हमारे पास कोई रह नहीं गया होगा, अब हम लोग एएमटी पढ़ेंगे, सेक्शन 10 AA पढ़ेंगे, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पढ़ेंगे। और जब सब खत्म हो जाएगा तो बाद में जो बच्चे आए थे उनको जो उनका छूट गया था वो करा दिया जाएगा। सोचेंगे।